इतिहास चर्चा के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। इतिहास चर्चा के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं अपने दर्शकों से नेहरू और हिंदी सिनेमा विषय पर बात करूंगा और इस तरह से मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के शिल्पियों में सर्वप्रमुख जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी 134वीं जयंती पर याद करूंगा और अपने दर्शकों को भी इनकी याद दिलाऊंगा। मित्रों, 1945 से 1965 का जो कालखंड है वो भारतीय इतिहास में नेहरू का कालखंड है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ये तय हो गया था लगभग कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना है, तो नए भारत के नेता के तौर पर नेहरू एक सर्व स्वीकार्य व्यक्ति होते जा रहे थे और उन्हें भावी स्वतंत्र भारत के नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। अंतरिम सरकार के वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उनकी उपस्थिति में ही भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्मित किया, जिसमें वो लगातार सक्रिय रहे और 45 से 47 में देश को आज़ादी मिलने के बाद से लेके उनकी मौत 1964 तक, तो इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप या तीसरी दुनिया के देशों के एक नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो गुटों में बंट गई, रूस के नेतृत्व वाला ग्रुप और अमेरिका के नेतृत्व वाला ग्रुप, उसमें तीसरी दुनिया के हितों की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे गुट निरपेक्ष, अब हम लोग लगभग भूलने लगे, किसी दिन उस पर भी बात करूंगा मैं। नेहरू उसके एक बहुत ही प्रमुख नेता थे। किंतु आज बात भारत की, तो यही वो वर्ष हैं जिनमें आज़ादी के बाद के भारत, गुलामी से मुक्त आज़ादी के बाद के भारत की संरचना हुई और तमाम ऐसी संस्थाएं बनी जिन्होंने आगे भारत की रूपरेखा तय की। इस कहना नहीं होगा कि 1945 से 1965 के इस 2 दशकों के बीच विकास का जो जलपोत चल रहा था उसमें कप्तान की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू थे और भारतीय इतिहास का यह कालखंड शुरुआती वर्ष, आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों, नए आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, स्वप्नों और निर्माण के आवेग और उत्साह का काल था। जनता गुलामी के विरुद्ध लंबे संघर्ष के परिणामों को देखने के लिए उतावली हो रही थी। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति, 1950 में नए गणतांत्रिक संविधान का लागू होना, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, पहले चुनाव, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, कानूनों का क्रियान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत और अवरचनागत उद्योगों की स्थापना, विज्ञान और तकनोलॉजी के क्षेत्र, शोध अध्ययन के लिए नए नए संस्थान जैसे IIT, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट, इंडियन फिल्म आर्काइव, ये सब, नेशनल आर्काइव्स तो पहले से मौजूद था, लेकिन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी जो बाद में नेहरू जी का आवास था, जो लाइब्रेरी में तब्दील हुई, तो नेहरू जी ने लगभग हर पक्ष के बारे में सोचा और भारत ही नहीं, तीसरी दुनिया के तमाम देशों का उन्होंने नेतृत्व संभाल रखा था। पहली बार जो 52 में उनके ही समय में जो चुनाव हुए, उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ और भारतीय जनता इस आवेगपूर्ण जो घटनाक्रम है उसने भारतीय जनमानस पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। पर इन सब के साथ साथ कहीं न कहीं संशय और चुनौतियां भी मौजूद थीं
और उनका एहसास भी था। देश में साम्राज्यवादी पूंजी का बने रहना, गांधी जी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद नेहरू द्वारा लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की बजाय बड़े भारी उद्योगों और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना, इन सब के चलते कहीं न कहीं संशय था। इन सब के प्रति आलोचना के स्वर भी शुरू हो गए थे, जिनका प्रतिनिधित्व उस दौर में राम मनोहर लोहिया जी संसद और से लेकर सड़क तक कर रहे थे, समाजवादी आंदोलन के नेता जो थे भारत में। जैसे जैसे नई आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक संकट उभरने लगे और सतह पर आने लगे, वैसे वैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में प्राप्त रचनात्मक ऊर्जा, आदर्श, ऊष्मा और आवेग क्षरित होने लगे। स्वयं पंडित नेहरू ने 1963 में अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी नीतियां असफल हो गई। बावजूद उन्होंने उनके समय तक भारतीय जनमानस में एक तरह की आशा व्याप्त थी कि पंडित जी हैं तो हम इन संकटों से उबर जाएंगे। और उनकी मौत को मैं एक बहुत ही के लिए निर्णायक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखता हूं, जहां से भारतीय समाज का मोहभंग शुरू होता है। उनकी मौत के 2 ही 3 साल बाद कांग्रेस का भी क्षरण शुरू हुआ और पहली बार केंद्र में संवित सरकार 1967 में आ जाती है। तो इस तरह मैं नेहरू को याद करता हूं। और उनके ज़माने में नेहरू की नीतियों, नेहरू की फिल्मों में रुचि थी। गांधी की बिल्कुल फिल्मों में रुचि नहीं थी, महात्मा गांधी की इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं अपने एपिसोड में, लेकिन नेहरू जी की फिल्म में रुचि थी। बहुत सारे फिल्मकारों से उनकी खतो खताबत थी, उनकी मुलाकातें थी। देविका रामनी को वो पत्र लिखते थे। राज कपूर उनके ज़माने के प्रतिनिधि फिल्मकार हैं। वी शांताराम जो गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन नेहरू जी के युग के सर्वाधिक प्रतिनिधि फिल्मकार के तौर पर राज कपूर और वी शांताराम को हम देख सकते हैं। आज हम वी शांताराम की 1937 से 47 यानी टूवर्ड्स फ्रीडम इस काल को हम लोग कहते हैं। 1937 से 1947 का काल जो है वो भारतीय इतिहास में टूवर्ड्स फ्रीडम, आज़ादी की ओर का समय। और इस दौरान वी शांताराम ने 8 फिल्में बनाई हैं और ये 8 फिल्में अपने आप में कांग्रेस और भावी भारतीय समाज की चुनौतियों और भावी भारतीय समाज की दिशा को रेखांकित करने वाली फिल्में हैं। इसमें पहली फिल्म जो है 1937 में प्रदर्शित हुई थी, दुनिया न माने, द अनएक्सपेक्टेड। उस जमाने में फिल्मों के 2 नाम होते थे, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में, या एक नेटिव लैंग्वेज में और दूसरा अंग्रेजी में। तो इस फिल्म के भी 2 नाम थे। दुनिया न माने स्त्री समस्या केंद्रित फिल्म है और बेमेल विवाह की समस्या को बहुत ही शिद्दत से रेखांकित करती है। आपने अगर अभी भी कभी कभी ये फिल्म दिख जाती है पुरानी फिल्में जो दिखाने वाले चैनल्स हैं, और मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी वो फिल्म मिले उन्हें तो ज़रूर देखें। इस फिल्म में एक युवा स्त्री जो अनाथ थी, इसके मामा मामी ने जिसका पालन पोषण किया, निर्मला शायद उसका नाम है। निर्मला के मामा मामी उसकी शादी करके, उसके हाथ पीले करके अपने बोझ से मुक्ति पा लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक अधेड़ पुरुष से, जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उससे करवा दिया। ये बात निर्मला को शादी के मंडप में पता चलती है कि उसका पति अधेड़ है, इसलिए वो शादी को तो नहीं रोक पाती, लेकिन उसने ये तय किया कि वो शादी के बाद अपने पति से की पत्नी की तरह नहीं रहेगी, उससे किसी तरह का
शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, और वो तमाम सामाजिक दबावों का सामना करती है, तमाम व्यंग कटाक्षों का सामना करते हुए वो इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहती है। और उसका पति धीरे धीरे इस बात को रियलाइज करता है, इस बात को महसूस करता है कि उसने अपनी निर्मला के साथ अन्याय किया, और वो उसे छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन तत्कालीन सामाजिक परिवेश के चलते ये क्रांतिकारी कदम वह नहीं उठाता। इससे पहले ही निर्मला ने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। अद्भुत फिल्म। तो ये नारी समस्या पर इस दौरान 3 फिल्में वी शांताराम ने बनाई। दूसरी फिल्म जो उन्होंने बनाई थी वो था आदमी, जो एक वेश्या के जीवन पर आधारित फिल्म है, और एक वेश्या और एक फिल्म का एक पुलिस कांस्टेबल गणपत के बीच का प्रेम, जो एक जमीनी प्रेम है, हकीकत का प्रेम है, कि गणपत की नियुक्ति या गणपत की ड्यूटी उस इलाके में है जहां वेश्यालय चलते हैं, और उसे एक वेश्या से प्रेम हो जाता है, वेश्या भी उससे प्रेम करती है। गणपत चाहता है कि वो उसे वेश्यालय से मुक्त करा के अपनी पत्नी के तौर पर रखे, लेकिन जो नायिका है वो इस डर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से हिचक रही है, क्योंकि गणपत की माँ एक धर्मनिष्ठ महिला है, और जब वो एक वेश्या को अपनी बहू के रूप में देखेगी तो उसको बहुत चोट पहुंचेगी। इसके चलते वो इस प्रेम प्रस्ताव को जो दो तरफा प्रेम है उसको स्वीकार नहीं पाएगी। तो ये भी एक स्त्री केंद्रित फिल्म थी। और तीसरी फिल्म जो बनाई शांताराम जी ने, वो स्त्री समस्या पे, वो शकुंतला थी। शकुंतला 1942-43 के आसपास, मतलब बम्बई, जब पूना छोड़ के वी शांताराम बम्बई आते हैं और यहाँ आकर उन्होंने फिल्म व्यवसाय शुरू किया। मतलब पूना में भी फिल्में बना रहे थे प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले, और अब वो जब पूना छोड़ के बम्बई आ रहे हैं, और बम्बई आने के बाद जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी वो शकुंतला थी। इस फिल्म ने इस बहस को भी जन्म दिया कि कालिदास की कृति है शकुंतला, तो क्या कोई समकालीन संदर्भों में किसी पूर्व रचना में कोई तब्दीली कर सकता है? किसी लेखक की पूर्व रचना में कोई दूसरा व्यक्ति तब्दीली कर सकता है? क्योंकि शकुंतला, जो वी शांताराम की शकुंतला है, वो एक लड़ाकू महिला है, और जब दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देता है तो वो अपने भावी बच्चे के लिए माता और पिता दोनों की भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प दिखती है। तो इस तरह से कालिदास की शकुंतला और वी शांताराम की शकुंतला में फर्क हो जाता है, और इसको लेकर उस जमाने में बहुत बहस चली थी। ये एक एक फिल्म एक एक एपिसोड की मांग करती है। मैं शायद एक एक फिल्म पर आपसे एक एक एपिसोड में बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, किंतु आज का एपिसोड में इन 3 फिल्में जिनका जिक्र किया उनके कुछ हिस्से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ भी, ताकि आप उन फिल्मों को भी एक नज़र, एक हल्की सी झलक तो प्राप्त कर ही लें। और इन सब पे नेहरू का प्रभाव, नेहरू के ज़माने में एक आँख, अगर फिल्मकारों, मतलब वी शांताराम को इसलिए मैंने चुना कि वी शांताराम ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में नहीं बनाता, और उनके इस कथन की पुष्टि होती है उनकी फिल्मों से। और आज़ादी की तरफ बढ़ते भारत की ये प्रतिनिधि फिल्में थी, जिसमें भारत की समस्याएं हम देख सकते हैं। तो आइए इन 3 फिल्मों को बारी बारी से मैं इन फिल्मों की क्लिपिंग्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये तत्कालीन भारतीय समाज से जुड़ी फिल्में थी। और इस बहाने हम पंडित नेहरू को याद भी कर रहे हैं उनकी 134वीं जयंती पर। कल मैं फिर एक एपिसोड इस पर
आपको